नमस्कार, न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशहाल। आप सभी को मैरी क्रिसमस। और आज के सेशन की शुरुआत जैसा कि आप सभी जानते हैं अभ्यास प्रश्न से करेंगे। हम उन स्थलों को सवालों के रूप में आपके सामने लेकर आते हैं जिनका संबंध बीते हफ्ते किसी ना किसी खबर से रहा हो। तो पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था यदि आप भारत भ्रमण पर जाना चाहते हैं और साथ ही 12 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद नील कुरुंजी के फूलों को देखने के लिए उत्साहित भी हैं, तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में जाना उचित होगा। और इसके ऑप्शन हमने दिए थे एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती, राजाजी और पापीकोंडा। अच्छी बात यह है कि जिन भी पार्टिसिपेंट ने कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया है मैक्सिमम ने सही उत्तर दिया है और सही उत्तर है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। चर्चा कर लेते हैं कि यह उत्तर सही क्यों है। दरअसल नील कुरुंजी जो है उनके फूल जो देखने को मिलते हैं वो पश्चिमी घाट के पर्वत क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो केरल में है एराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, तो अगर ये फूल देखने हैं तो यहीं जाना होगा, इसीलिए उत्तर है। बाकी जो ऑप्शंस थे, पापीकोंडा नेशनल पार्क वो कहाँ है ये देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड, है ना। तो उत्तर ए एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर था। अब बात करते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की और शुरुआत करेंगे न्यूज से। हाल ही में केवल 8.8% वोटिंग के बाद ट्यूनीशिया के संसदीय चुनावों के पहले चरण में 21 उम्मीदवारों के जीतने के बाद वहां का चुनाव आयोग अगले चरण के मतदान के लिए तैयार है। सवाल क्या बना है कि इन युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ अफ्रीकी मुख्य भूमि के सीमांत दिए हैं और एक तरफ अवस्थिति। सवाल क्या है, इसको अगर शॉर्ट में समझना चाहें तो अफ्रीका जो मानचित्र है उस पे हमें सबसे उत्तरतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, पूर्व और पश्चिम का जो एक्सट्रीम पॉइंट है उनको हमें देखना है कि वो कौन कौन से हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। पूर्वी जो बिंदु कहा है वो कहा है कि वो है सोमालिया में, पश्चिमी कहा है सेनेगल में, उत्तरी कहा है ट्यूनीशिया में और दक्षिणी कहा है दक्षिण अफ्रीका में। तो ये सही है या नहीं, इन सबके साथ साथ हम उनके नाम भी चर्चा कर लेंगे कि अफ्रीका मुख्य भूमि का उत्तरी जो स्थान है वो क्या है, जिसके बारे में हमने बात पहले भी की है। अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। तो देखिए जो पूर्वी बिंदु है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर येलो कलर का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 51.26 डिग्री ईस्ट। तो यहां पर देखिए ये पीले रंग से आपको दिखाई दे रहा होगा एक नॉच, बिल्कुल हल्का सा बिंदु यहाँ, ये है, इसका नाम है रास हफून, रास हफून। और ये है कहाँ? सोमालिया में, है ना। देखिए सोमालिया, तो ये ठीक हो गया, है ना। अब देखिए रास का मतलब होता है कैप, जैसे कैप टाउन में कैप होता है ना, कैप। और इस कैप का मतलब होता है जैसे कि किसी डंठल के जरिए, जैसे फूल गोभी होती है ना, डंठल होती है फिर फूल होता है, उसी तरह किसी मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ कोई ऐसा क्षेत्र जो समुद्र में संकरा मार्ग जो फैला हुआ हो स्थल के रूप में किसी समुद्र में, उसे केप कहते हैं। तो रास हफून ये हो गया इसका पूर्वतम छोर। ठीक है, पश्चिम में अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं केप वर्गे। ठीक है, और ये कहां है? सेनेगल में है। ठीक, अब अगर हम वापस जाएं यहां पर, ठीक है, तो पश्चिम में सेनेगल सही है। उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो है रास बेन सागा। इसके बारे में हमने एक सेशन में विस्तार से चर्चा की है। और इसी तरह दक्षिण में यहां पर है केप अंगुलहास या रास अंगुलहास, रास अंगुलहास। आपको केप दिखेगा केप अंगुलहास के नाम से। रास दरअसल अरेबिक वर्ड है केप के लिए। ठीक, तो ये जो चार दिए हुए थे, उत्तरी देखें तो ट्यूनीशिया में है, देखिए ट्यूनीशिया में है उत्तरी, है ना। और दक्षिणी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिणी दक्षिण अफ्रीका में। तो चारों के चारों क्या है? अवस्थिति और सीमांत बिल्कुल सही मैच किए गए हैं। पूछा है कितने युग्म सुमेलित हैं, तो सभी 4 युग्म सुमेलित हैं। डी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल की बात करते हैं। हाल ही में ईरान और यूरोपीय संघ की विदेश नीति के शीर्ष प्रतिनिधियों ने संकेत दिए हैं कि जॉर्डन में हुई बैठक के बाद वे 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने के अपने प्रयास जारी रखेंगे। प्रश्न क्या है? जॉर्डन से संबंधित प्रश्न है कि जॉर्डन के संदर्भ में
कुछ कथन दिए हैं, उन पे विचार करना है। देख लेते हैं मानचित्र के जरिए से। पहला कथन क्या है कि यह ईरान का पड़ोसी है। तो देखिए जॉर्डन जो है वो ईरान का पड़ोसी नहीं है, क्योंकि जॉर्डन यहाँ है। जॉर्डन और ईरान के बीच में, जॉर्डन का पड़ोसी इराक है, सीरिया है, इधर सऊदी अरब है, ठीक है, इजराइल है, लेकिन जॉर्डन का पड़ोसी ईरान नहीं है। तो पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब जैसे ही हमारा पहला कथन गलत होता है, सवाल में पूछा है कौन से कथन सही हैं, तो पहला तो गलत है, तो यानी ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, उत्तर बी भी नहीं हो सकता। उत्तर हमारा या तो सी है या डी है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी सीमाएं लाल सागर से लगती हैं। तो देखिए जॉर्डन कहाँ है, यहाँ। जॉर्डन की सीमा गल्फ ऑफ अक्काबा यानी अक्काबा की खाड़ी, जो कि ये वाला क्षेत्र है ना, अक्काबा की खाड़ी से लगती है ना। और खाड़ी को जो लाल सागर है या कोई भी खाड़ी सागर का एक्सटेंशन मान ली जाती है जब बात सीमा की होती है ना। तो ये जो लाल सागर है इसी का एक्सटेंशन इस खाड़ी को माना जाएगा। तो इस लिहाज से ये कहा जाएगा कि जॉर्डन जो है वो सीमा लाल सागर से जॉर्डन की सीमा लगती है। तो इस लिहाज से ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो केवल दो, ऑप्शन में तीसरा है ही नहीं दो के साथ, तो उत्तर तो हमें समझ में आ गया कि ये उत्तर हमारा सही है, क्योंकि ऑटोमेटिकली केवल 3 तो सही नहीं हो सकता, 3 गलत ही होगा। पहले ही कांटा लगा देते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इसकी सीमाएं भूमध्य सागर से लगती हैं। अब देखिए भूमध्य सागर यहाँ है, जॉर्डन यहाँ है, तो जॉर्डन की सीमा किसी भी लिहाज से भूमध्य सागर से नहीं लगती, क्योंकि भूमध्य सागर शुरू यहाँ से है, इस तरीके से है ना। और बीच में क्या है, इजराइल जेरूसलम वाला पूरा एरिया जॉर्डन के पश्चिम में पड़ता है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, जो कि हमने पहले से ही एलिमिनेशन से साबित भी कर दिया था। अब अगले सवाल की बात करते हैं। हाल ही में नाइजर नदी डेल्टा क्षेत्र में वर्षों पहले हुए खनिज तेल रिसाव के कारण प्रदूषित पर्यावरण की सफाई की मंदगति को देखते हुए जल्द से जल्द स्वच्छ पर्यावरण बहाल करने की मांग तेज हो गई है। अब इस पर सवाल बना है, अफ्रीका की यह नदी पश्चिम अफ्रीका के लोमा पहाड़ियों से निकलती है। नाइजर नदी की ही बात हो रही है, इतना हम समझ ही गए, क्योंकि यहाँ पर नाइजर नदी डेल्टा की बात हुई है। तो अभी हम मोटा मोटा ध्यान में रखकर चलते हैं कि ये बात हो रही है नाइजर नदी की, इसमें कोई सस्पेंस वाली बात है भी नहीं, ठीक है। लेकिन चलिए ठीक है, सवाल में कहा गया है तो उस लिहाज से हम यहाँ एक क्या बना लेते हैं, ऐसे ये दिशाएं बना दी। क्या कहा है कि अफ्रीका की यह नदी पश्चिम अफ्रीका के लोमा पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो पश्चिम अफ्रीका से निकल रही है, पश्चिम अफ्रीका यहाँ ये निकल गई और उत्तर पूर्व की ओर गमन करती है। उत्तर पूर्व यानी इस तरह से गमन करेगी। यहां पर अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो उत्तर पूर्व यही हुआ है ना। तो उत्तर पूर्व की ओर गमन करती है। इसी मार्ग में यह मसीना स्वाम्प के नाम के एक अंतर्देशीय डेल्टा तंत्र का निर्माण करती है। इसके बाद यह सहारा रेगिस्तान के अर्धशुष्क क्षेत्रों से ही दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है, यानी कैसे मुड़ जाएगी, ऐसे, और फिर आगे दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। गिनी की खाड़ी लगभग यहाँ होगी। इस नदी का मुख्य डेल्टाई क्षेत्र अफ्रीका के कुछ सबसे बड़े खनिज तेल भंडारों में से एक है। अब देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी नदी है जो इन सबको फुलफिल कर रही है। लास्ट सेशन में भी हम नाइजर नदी के बारे में लगभग सेम मैप देख चुके हैं। तो देखिए लोमा जो माउंटेन्स है उससे नाइजर नदी ही निकलती है और फिर कहा है उत्तर पूर्व में जाती है, उत्तर पूर्व में जा रही है। मैकिना स्वाम्प जो है डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पर नाइजर नदी क्या है, बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है और आगे जाके फिर से एक हो जाती है। उसके बाद कहाँ जाती है, दक्षिण पूर्व में जाती है और सहारा मरुस्थल के, कहा था ना यहाँ पर, सहारा रेगिस्तान के अर्धशुष्क क्षेत्रों से ही दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। दरअसल सहारा मरुस्थल का ये जो क्षेत्र है ना, ये अर्धशुष्क है, पूरी तरह से शुष्क क्षेत्र नहीं है। यहां से होते हुए कहाँ चली जाती है, कहा है कि दक्षिण की ओर बहते हुए कहाँ चली जाती है, ये गिर जाती है गल्फ ऑफ गिनी में। तो बात हो रही है नाइजर नदी की, बिल्कुल सही है। जो एक अंतिम स्टेटमेंट है उसको भी हम पढ़ लेते हैं कि इस नदी का मुख्य डेल्टाई क्षेत्र अफ्रीका के कुछ सबसे बड़े खनिज तेल भंडारों में से है। तो बिल्कुल सही है, ये अफ्रीका के जो सबसे बड़े खनिज तेल भंडार हैं वो क्षेत्र एक तो ये है ना, ठीक है। दूसरा क्षेत्र यही क्षेत्र है जहां नाइजर नदी गिरती है, उसके आसपास वाला क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है। तो इस लिहाज से लास्ट स्टेटमेंट के लिहाज से भी देखें तो बात नाइजर नदी की हो रही है। तो उत्तर तो हो गया क्या, ए नाइजर नदी, 100% इसी की बात है।
अब अगर हम देखें ऑरेंज नदी, सेनेगल और वोल्टा नदी, इनकी अवस्थिति देख लेते हैं। तो देखिए ऑरेंज नदी कहाँ है, ऑरेंज नदी है यहाँ पर, ये है ऑरेंज नदी, ठीक, इसे मैं मार्क कर देती हूँ। दूसरी कौन सी नदी है, सेनेगल, सेनेगल नदी सेनेगल में है, इसको भी हमने लास्ट टाइम कवर किया था, ये है सेनेगल नदी, ठीक। और अंतिम नदी है वोल्टा नदी। अब वोल्टा नदी इंपॉर्टेंट है और उसका रीजन क्या है देख लेते हैं। दरअसल जो वोल्टा नदी है वो 0 डिग्री देशांतर पर वोल्टा नदी से ही एक लेक का निर्माण हो रहा है जिसे कहते हैं वोल्टा लेक। ये है वोल्टा लेक, ये है 0 डिग्री पर, ये 0 डिग्री देशांतर है ना, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वोल्टा लेक और वोल्टा नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये है घाना वाले क्षेत्र में, घाना देश में, ठीक। तो ये सभी लगभग हमने चर्चा कर ली, जो ऑप्शंस दिए हुए थे, उत्तर हमारा आ ही गया है नाइजर नदी। हाल ही में थाई नौसेना के एक युद्धक पोत HTMS सुखोथाई के थाईलैंड की खाड़ी में डूब जाने के कारण दर्जनों नाविक लापता हो गए हैं। तो इन शहरों की अवस्थिति पर विचार करना है, और अवस्थिति क्या क्या है, बैंकॉक, कुआलालंपुर और हो ची मिन्ह सिटी, ठीक है, कितना जबरदस्त नाम है। अब इनको देखना है कि थाईलैंड की खाड़ी के तट पर इनमें से कौन कौन से शहर अवस्थित हैं, ठीक है। तो नक्शे से साफ हो जाएंगी बिल्कुल चीजें। अगर पहले ऑप्शन की बात करें हम, देखिए ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड, और बैंकॉक की अगर हम बात करें तो बिल्कुल गल्फ ऑफ थाईलैंड के तट पर ही है बैंकॉक शहर, है ना। दूसरा कुआलालंपुर, कुआलालंपुर हम जानते हैं किसकी राजधानी है, मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर पहले तो तटीय शहर है ही नहीं, दूसरी बात वो कहाँ है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ है, ना कि गल्फ ऑफ थाईलैंड, यानी थाईलैंड की खाड़ी के आसपास कुआलालंपुर है ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जो तीसरा ऑप्शन है हो ची मिन्ह सिटी, उसे सैगोन या फ्रेंच सैगोन पहले कहा जाता था, तो यहां पर है, तो ये भी साउथ चाइना सी का पार्ट है, उसकी सीमा इससे लगती है, और तटीय शहर है या नहीं इसमें भी हमें दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा अंदर की तरफ है। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ बैंकॉक सही है, ना कुआलालंपुर और ना ही हो ची मिन्ह सिटी, है ना। तो अब उत्तर क्या हुआ, उत्तर हुआ केवल एक, यानी बैंकॉक। अगला सवाल, हाल ही में चीन और रूस ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए पूर्वी चीन सागर में एक संयुक्त नौसैनिक अभियान किया है। कुछ कथन दिए गए हैं रूस और चीन से संबंधित, जिसमें से पहला कथन है कि रूस और चीन विस्तृत समुद्री सीमा साझा करते हैं। देखिए वर्ड दिया है विस्तृत, ठीक है। तो अगर हम पहले ही स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि रूस और चीन समुद्री सीमा साझा ही नहीं करते। कैसे, देखिए रूस और चीन समुद्री सीमा ये वाला क्षेत्र साझा कर सकते थे, जैसे कि सी ऑफ जापान, लेकिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की वजह से चीन का ये भाग सी ऑफ जापान से लगता ही नहीं है। फिर ईस्ट चाइना सी है, जिससे चीन तो सीमा साझा कर रहा है लेकिन रशिया रूस नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब है कि विस्तृत तो छोड़िए, समुद्री सीमा ही साझा नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया। सेकंड है रूस और चीन खंडित स्थलीय सीमा साझा करते हैं, खंडित यानी भाग में करते हैं, सपाट एक लंबी सीमा, स्थलीय सीमा साझा नहीं बल्कि खंडों में कर रहे हैं। तो बिल्कुल मंगोलिया जो ये क्षेत्र है, इसकी वजह से चीन और रूस यहाँ पर थोड़ी सी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और उसके बाद ये वाली स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट। फिर है मंगोलिया रूस और चीन के बीच एक बफर स्टेट है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, रूस और चीन के बीच मंगोलिया एक बफर स्टेट का काम कर रहा है, नक्शे पर हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा सही स्टेटमेंट। पूछा है कौन से कथन सही नहीं है, देखिए गलत नहीं करना है, इसीलिए कहती हूँ जरूर पढ़ना है कि सही पूछा है या सही नहीं पूछा है, क्योंकि उत्तर बदल जाएगा। सही नहीं पूछा है तो उत्तर केवल एक सही नहीं है, अगर पूछा होता कि कौन से कथन सही हैं तो 2 और 3 हो जाता, हालांकि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन ऐसा हो तो सकता ही है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है। हाल ही में UNCBD के COP15 यानी 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। इसकी चर्चा हमने इस हफ्ते के, इस सप्ताह के करंट न्यूज बुलेटिन में विस्तार से की है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, एक तरफ स्थान दिए गए हैं और एक तरफ अवस्थिति। कुनमिंग चीन, मॉन्ट्रियल जर्मनी, नागोया जापान और किगाली युगांडा। अब है कि कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित हैं, और हमें देखना है कि कौन से युग्म सुमेलित है। तो कुनमिंग कहाँ है,
बिल्कुल सही है, कुनमिंग चीन में है, ये है इसकी अवस्थिति। ठीक है, सेकंड हमें क्या दिया है, मॉन्ट्रियल जर्मनी। तो मॉन्ट्रियल बिल्कुल गलत है, मॉन्ट्रियल हम जानते हैं कितना फेमस कि ये कहाँ है, कनाडा में है। तो मॉन्ट्रियल जर्मनी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। नागोया, अब देखिए अगर इसके बिहाफ पे ही क्या हम उत्तर निकाल सकते हैं, दूसरा गलत हो जाने से सुमेलित पूछा है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना। अभी कंफ्यूजन है, हमारे पास 3 ऑप्शन और है। नागोया को और देख लेते हैं, नागोया कहाँ बताया है, जापान में। तो देखिए नागोया जापान, ये मार्क है, स्टार बना हुआ है, ये है नागोया कहाँ, जापान में। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। सुमेलित पूछा है, 1 और 3 तो कंफर्म ही है कि सही है, और 1, 3, 4 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब उत्तर तो डेफिनेटली 1 और 3 ये वाला ही होगा, यानी किगाली 100% गलत है ना, क्योंकि इस ऑप्शन में 3 और 4 सही दे रखा है। अगर 4 सही होता है तो 1 को भी तो लेना चाहिए था, तो उत्तर तो हमारा सी आ गया। लेकिन देख लेते हैं किगाली है कहाँ, युगांडा दिया है जो कि सही नहीं है। तो किगाली है रवांडा में, ना कि युगांडा में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इतना छोटा है ये कि इसको मैं मार्क भी नहीं कर पाऊंगी, आप नक्शे पे, बड़े नक्शे पर देखिएगा। तो यहां पर है किगाली, जो ये पॉइंट लगाया है, ठीक है। तो ये हो गया गलत, ठीक। उत्तर हम पहले ही निकाल चुके हैं, सी इसका सही उत्तर है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हाल ही में उथले पानी का एंटी सबमरीन नौसैनिक पोत INS अर्नाला का जलावतरण चेन्नई के कट्टुपल्ली से हुआ है। अब कथन है, उनपे क्या करना है, विचार करना है। खंबात की खाड़ी मन्नार की खाड़ी से अधिक गहरी है। देखिए स्टेटमेंट थोड़ा सा मुश्किल है, अब ऐसा नहीं है हम गहराई नापने चले जाएंगे, जाके नक्शे पे भी नहीं नाप पाएंगे, है ना। लेकिन देखिए सवाल जो भी बनता है उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होता है जिस वजह से, जिस नियत से सवाल बना होगा। दरअसल हमें गहराई नहीं नापनी जाके, लेकिन हमें एक फैक्ट पता होना चाहिए, और वो फैक्ट क्या है कि जो खंबात की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी है, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। दरअसल खंबात की खाड़ी जो है वो महाद्वीपीय मग्न तट इसका हिस्सा है, और महाद्वीपीय मग्न तट की जो गहराई होती है वो 200 मीटर से अधिक नहीं होती, ठीक। जबकि जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी महाद्वीपीय मग्न तट के साथ साथ महाद्वीपीय मग्न ढाल, आपने सुना होगा कॉन्टिनेंटल स्लोप, वो भी इसके हिस्से में, मन्नार की खाड़ी दोनों में अवस्थित है ना। तो महाद्वीपीय मग्न ढाल की जो गहराई होती है वो 200 से 3000 मीटर तक होती है, यानी वो 200 से तो ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि इसमें महाद्वीपीय मग्न तट भी है और मग्न ढाल भी है। इसके बाद शुरू होता है जिसे हम समुद्री मैदान कहते हैं, है ना। तो अब देखिए यहां लिखा है कि खंबात की खाड़ी मन्नार की खाड़ी से अधिक गहरी है। कैसे पॉसिबल है, जब हम जानते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट 200 मीटर से गहरा नहीं हो सकता, इसका मतलब खंबात की खाड़ी 200 मीटर से गहरी नहीं हो सकती, और मन्नार की खाड़ी में महाद्वीपीय मग्न ढाल का भी हिस्सा है, तो इसका मतलब मन्नार की खाड़ी 200 मीटर से कम नहीं हो सकती। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। नक्शे पर भी अगर हम इसको देखें तो देखिए यहां से हमें ज्यादा बेहतर तस्वीर समझ में आएगी। ये है मग्न तट जो आपको स्काई ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत जो हल्का हल्का सफेद सफेद रंग का और जिसमें नीला रंग मिला हुआ है, ये मग्न ढाल है, ठीक। तो अगर हम देखें तो जानते हैं हम कि ये है गल्फ ऑफ मन्नार यहां पर, है ना, और खंबात की खाड़ी कहां पर है, यहां पर है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, मुंबई की तुलना में चेन्नई से महाद्वीपीय मग्न ढाल की दूरी कम है। देखिए चेन्नई और मुंबई को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेन्नई है जो मद्रास से लिखा हुआ है, और यहाँ मुंबई, ठीक है। बॉम्बे लिखा हुआ है, ये इनके पुराने नाम लिखे गए हैं, लेकिन हमें अवस्थिति से मतलब है, नाम से मतलब नहीं है। तो देखिए जो नीला पोर्शन है ना, अगर मैं इसे कलर कर दूं ये, उसके बाद यहाँ व्हाइट वाला जो शुरू हो रहा है, ये मग्न ढाल शुरू हो रहा है। सवाल में कहा गया है क्या कि मुंबई की तुलना में चेन्नई से महाद्वीपीय मग्न ढाल की दूरी कम है, ठीक है। तो देखिए मग्न ढाल की दूरी कितनी है, यहाँ चेन्नई से इतनी दूर है मग्न ढाल। तो अगर देखें तो मुंबई से कितना दूर है, इतना दूर है। यहां से मग्न ढाल शुरू है ना, और यहाँ से शुरू है। तो नजदीक किसके है मग्न ढाल, चेन्नई के, ठीक है।
तो जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही है। मुंबई की तुलना में चेन्नई से महाद्वीपीय मग्न ढाल जो है वो करीब है। पूछा है कौन सा कथन या कौन से सही है, तो कौन सा सही है, केवल 2 कथन सही है। इस सवाल को थोड़ा दोबारा देख लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा सा जटिल है औरों के कंपैरिजन में। एक बार रिवाइंड करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये उनके लिए है जिन्हें दिक्कत है थोड़ी सी भी, ठीक है। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी, है ना। अब कथन पर विचार करना है। मांडवी और जुआरी गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं और गोवा कोंकण तट और कनारा तट के संगम पर है। तो दूसरा स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। तो देखिए जो तटों को बांटा गया है, मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि गोवा के बारे में ही पूछा जाए। ये तट आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, फिंगर टिप पर। कोंकण और कनारा, इसके संगम पर ही है गोवा, ये है ना। उसके बाद है मालाबार, इधर अगर हम बात करें तो कोरोमंडल और उत्कल, ठीक, ये पढ़ा ही है आपने सबने ज्योग्राफी में। तो दूसरा कथन तो क्या है, सही है, दूसरा कथन सही है। और पहला मांडवी और जुआरी गोवा की 2 प्रमुख नदियां, तो बिल्कुल सही है। मांडवी जो नदी है ये यहां से निकलती है, ठीक, और जुआरी नदी यहाँ पर सेंगुम एक नदी है, उससे दूसरी एक क्षेत्र है, वहां से एक दूसरी नदी निकलती है जो आगे जाकर क्या जुआरी नदी कहलाती है, ये निकलती है जुआरी नदी। तो ये दोनों ही नदियां क्या हैं, ये दोनों ही नदियां गोवा की मुख्य नदी है। देखिए ये नहीं कहा कि गोवा से निकलती हैं, फिर तो स्टेटमेंट गलत हो सकता था, लेकिन कहा है कि 2 प्रमुख नदियां हैं, तो बिल्कुल है। कथन सही कौन सा है, तो 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है। तो सवाल क्या है, सवाल है भारत मालदीव के बीच जो बात हुई है उसी पर सवाल बना है। मालदीव का अधिकांश विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा, विषुवत रेखा चागोस द्वीप समूह के बीचों बीच से गुजरती है। देखिए जब इतना सटीक कुछ बात हो ना, तो मान के चलना चाहिए वो स्टेटमेंट गलत ही होगा। बीचों बीच से बहुत रेयर कोई जगह है जिसके बीचों बीच से गुजरती हो कोई रेखा, कोई देशांतर, कोई अक्षांश, है ना। तो देख लेते हैं एक बार, मालदीव का अधिकांश विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो देखिए मालदीव जो है उसका ज्यादातर, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो मालदीव का जो विस्तार है वो ज्यादातर कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एकाध द्वीप जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में भी है। अगर उसको हम और देखें तो ये है इक्वेटर, ठीक। और अगर हम ये देखें मालदीव का ये वाला उत्तरी गोलार्ध में है, और यहां पर अगर हम देखें अद्दू अटॉल है ना, ये सब, ये कुछ द्वीप यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में भी है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। विषुवत रेखा चागोस द्वीप समूह के बीचों बीच से गुजरती है। देखिए चागोस द्वीप कहाँ है, यहाँ है, और विषुवत रेखा कहाँ है, यहाँ। तो बीचों बीच से तो गुजरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ मालदीव से होकर जरूर गुजरती है इक्वेटर, क्योंकि अभी अभी हमने देखा, लेकिन उसके भी बीचों बीच से होकर नहीं गुजर रही है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। पूछा है कौन सा या कौन से कथन सही है, तो केवल एक कथन है जो सही है, पहला। हाल ही में गुजरात के वडनगर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। टेंटेटिव लिस्ट जारी हुई है, उसमें शामिल किया गया है। इस खबर को हमने विस्तार से करंट न्यूज बुलेटिन में इस सप्ताह के कवर भी किया है। अब पश्चिम से पूर्व के क्रम में इन स्थानों को व्यवस्थित करना है, जिसमें वडनगर गुजरात, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु, जो कि तिरुचिरापल्ली में है और कावेरी नदी के तट पर है ये, है ना। फिर है सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार, इसको तो टिक ही कर दीजिए, सही है, बाकी को तो देख लेंगे क्योंकि तो बहुत फेमस है। और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, देखते हैं जल्दी से। तो देखिए वादनगर, अच्छा सही गलत तो है ही नहीं, दिया तो सही ही है, ठीक है। वडनगर कहाँ हो गया, गुजरात में हो गया। फिर है श्री रंगनाथन स्वामी टेम्पल, जो कि कावेरी नदी के तट पर है, जिसकी बात हुई। और उसके बाद है शांति निकेतन, और उसके बाद है सेलुलर जेल। पश्चिम से पूर्व में लगाना था, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, है ना। अब देखते हैं, फर्स्ट वडनगर, सेकंड श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, फिर शांति निकेतन, फिर सेलुलर जेल। 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। यूपीएससी सीएससी 2018 सेट ए में पूछा गया सवाल 29वां।
सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे। ठीक, अब देखते हैं। देखिए, जो रेड कलर से इसमें देशांतर दिखाए गए हैं, ये जो प्रमुख देशांतर हैं वो दिखाए गए हैं। जो ब्लू कलर से देशांतर है 77.2 डिग्री ईस्ट, ये नई दिल्ली के बिल्कुल समीप से गुजरने वाला देशांतर है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस ब्लू लाइन के सबसे करीब कौन सा शहर है दिए गए ऑप्शंस में से। बेंगलुरु को अगर हम देखें तो देखिए बेंगलुरु यहां है। ठीक है, ये हो गया बेंगलुरु। फिर बात आती है हैदराबाद, तो हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद है यहाँ, जो कि बेंगलुरु से ज्यादा दूर है। ये तो इतनी ही दूरी हुई, ये तो ज्यादा दूरी हो गई। नागपुर, नागपुर तो और भी दूर है। ठीक, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? पुणे, तो पुणे तो और ज्यादा दूर है। देखिए, तो सबसे करीब कौन हुआ? बेंगलुरु। तो उत्तर क्या हुआ इसका? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। यूपीएससी सीएससी 2018 का सवाल। अब बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं या हिल्स को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या क्या है ऑप्शन? मेकाल श्रृंखला, गाविलगढ़ हिल्स, सतमाला हिल्स या महादेव हिल्स। तो आपको सही कूट का चुनाव करना है, और चुनाव करके इतना करना है कि कमेंट बॉक्स में जाकर न इसका केवल सही उत्तर आपको कमेंट करना है, बल्कि इस प्रोग्राम से आपको और क्या उम्मीदें हैं और क्या आपकी राय है इस प्रोग्राम के बारे में, वो भी हमसे साझा करनी है कमेंट बॉक्स में। तो अगले सप्ताह मिलते हैं फिर से नए सेशन के साथ। नमस्कार।